आपको लगता है कि अभी 11 राउंड की बातचीत तो मंत्रियों ने की, तोमर साहब थे, पीयूष गोयल थे, आपको लगता है कि क्या प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के ये बातचीत का मोर्चा उनको खुद संभालना चाहिए? अगर नहीं संभालेंगे तो प्रधानमंत्री चले जाएंगे, ये तय है। ये आंदोलन मैंने अभी मंच से कह रहा है कि ये आंदोलनों को ये मत सोच के चलिए कि इस आंदोलनों की समय होता है। आंदोलन साल 2 साल 10-10 साल चलते हैं। देश की आजादी के आंदोलन में लोगों ने सोचा होता कि इसका निष्कर्ष निकला तो लोग घर बैठ जाते, लोग चले, आंदोलन, देश आजाद हुआ। ये देश के किसानों को आजादी का आंदोलन है। तन की अवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। अब ये बताओ, आज जब प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि एमएसपी जो है न कल हटा था, न आज हटेगा और न कल हटने वाला है, तो दिक्कत कहां पर आ रही है? वो कह रहे हैं बातचीत के लिए तो हम तैयार हैं। नहीं, हम प्रधानमंत्री जी के बयानों से ही अपने आप को इस देश का किसान जो है वो समझ नहीं पा रहा कि क्या कहते हैं और क्या करते हैं। ये एक तरफ बनारस में जाकर कहते हैं गंगा की कसम खाकर कि ये तीनों कानून देश के किसानों के लिए बड़े अच्छे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि आए वार्ता करने के लिए हम तैयार हैं। आज राज्यसभा या संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एमएसपी दे रहे हैं, देते रहेंगे, मैं लिखकर देने को तैयार हूं। दूसरी तरफ आज से 4 दिन पहले कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है। तो एक तरफ आप कहते हो कि वार्ता पे आइए, हम संशोधन के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो कि तीनों कानून इस देश के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। तो हमें तो प्रधानमंत्री के बयानों और कृषि मंत्री के बयानों के अंदर ही समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाहते हैं। जो आपने एमएसपी की बात की, आज कानून सरकार लेकर आई 6 महीने पहले, ये किसानों के मांगे कानून नहीं थे, सरकार के थोपे कानून हैं। ये रिपील की बात तो बात की है, पहले तो देश का किसान पिछले 30 साल से मांग रहा है कि हमें इसके लागत का 1.5 गुना दो, एमएसपी की गारंटी दो। स्वामीनाथन आयोग किसानों का आयोग नहीं था, सरकारी आयोग था, जिसने सिफारिश की कि आप किसानों को लागत का 1.5 गुना देना पड़ेगा C2 का। उसे 2014 में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लागत का 1.5 गुना देंगे, अपने मैनिफेस्टो में, अपने भाषणों में कहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू नहीं किया। जो एमएसपी आप कह रहे हैं वो एमएसपी तो मात्र इस देश के 6% लोगों को मिलती है, मात्र 6% लोगों को। एक पंजाब राज्य ऐसा है जहां 98-99% प्रोक्योरमेंट होता है धान गेहूं का। इसके अलावा पूरे देश के अंदर कहीं भी एमएसपी पर धान गेहूं और बाकी फसलें नहीं बिकती। इस देश के किसान की मांग ये है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का कानून बनाकर लेके आइए। हमें जो एमएसपी चल रही है, इस एमएसपी से इस देश के किसान को अगर सारी चीजें मिल रही होती, किसान खुशहाल होता, तो ये 3 कानून जो मॉडल कानून लेकर आए, लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जो एमएसपी है उस एमएसपी पर तो आंदोलन इस देश का किसान 20 साल से कर रहा है कि हमें इसका पूरा रेट नहीं मिल रहा है। आप 6% प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, 100% की गारंटी दीजिए। हम कहते हैं सरकार खरीदे, टाटा खरीदे, अंबानी खरीदे, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का रेट तय होना चाहिए, उससे नीचे कोई भी खरीदे कानून बनना चाहिए, जेल जाना चाहिए। अब हम मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हम तो मिनिमम मांग रहे हैं। मिनिमम भी सरकार तय करती है, हम किसान इस देश का इस रेट को तय नहीं कर। आज धान का 1868 रुपए इस देश की CACP जो रेट तय करती है अथॉरिटी, उसने तय किया है। वो तो कम से कम इस देश के किसान के लिए गारंटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये देश के प्रधानमंत्री देश की संसद के अंदर श्योर करें कि हम एक एक किसान का एक एक दाना जो फसल का है, जिसकी हम एमएसपी 23 फसलों की देते हैं, वो हम श्योरिटी देते हैं कि हम उसकी एक एक दाने का प्रोक्योरमेंट करेंगे, खरीदेंगे। ये संसद के अंदर खड़े होकर बयान दे दे, हम मान लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा भाई छोटे किसानों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, और छोटे किसान जो है 12 करोड़ है या उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा छोटे किसान है। तो उनके लिए ये जो तीनों कानून है, ये उन किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए बहुत लाभकारी होंगे आगे चल के, जो कि शायद आंदोलनकारी समझ नहीं पा रहे हैं। 2006 में बिहार के अंदर आपने ये मंडी एक्ट खत्म कर दिया, APMC खत्म हो गई। क्या बिहार के अंदर पर कैपिटा जो इनकम है, क्या वो बढ़ गई पंजाब से? क्या आज बिहार का मजदूर पंजाब में क्यों आ रहा है मजदूरी करने के लिए? क्यों बिहार छोड़ रहा है? अगर ये कानून, ये चीजें, प्राइवेट जो था, प्राइवेट सेक्टर जो था, ये लाभकारी था। बिहार के अंदर मक्का 1860-50 रुपए रेट है एमएसपी, 600 रुपए क्यों बिक रहा है? इस बात का जवाब दें कृषि मंत्री तोमर जी और प्रधानमंत्री देश के सामने कि हाँ, हमने बिहार के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, बिहार जो है मॉडल है, उस बिहार मॉडल पर इस देश को लाना चाहते हैं। क्या इस देश के बिहार के मॉडल ही बनाना
करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? ये तय कर बताएं ना, आमने सामने आकर बात करें। बयानों से बात नहीं चलेगी, एक तरफा बात कहने से कोई सच नहीं हो जाएगा। इस देश का किसान की हालत जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। पंजाब के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, बताने कितना बड़ा किसान है, कितना लैंड होल्ड है पंजाब के अंदर? तो पंजाब के अंदर जो है 4 एकड़ 6 एकड़ से बड़ा आज किसान जो है 80% किसान वो है। और पंजाब की भागीदारी इस आंदोलन में सबसे ज्यादा है। पंजाब के अंदर 12 एकड़ से ज्यादा कोई लैंडलॉर्ड नहीं है इस समय। तो मोदी जी ये डिफेंस, ये सरकार लगातार कभी अलगाववादी, कभी पंजाबियों का आंदोलन, कभी खालिस्तानियों का आंदोलन, कभी जो है फंडिंग वालों का आंदोलन, और जो है बीच में इन्होंने एक उस झंडे के नाम पर देश के किसानों को बांटना चाहा। अब छोटे और बड़े किसान के रूप में एक नया पासा फेंका है प्रधानमंत्री ने। ये सरकार लगातार डिवाइड और रूल का जो अंग्रेजों वाला फंडा था उस पर यह डिवाइड करना चाहते हैं, कम्युनल रूप पर डिवाइड करना चाह। तो आज कहा कि छोटे किसानों का मुद्दा है। छोटा किसान जो है वो आज मजदूर बन गया। 2.5 और 3 एकड़ का किसान को खत्म करने का ही तो इशारा है खेल, कि ये खत्म हो जाए। और जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम है कि 56% किसानी जो है वो उसे 18% पर लाना था, और ये जो रियल एस्टेट को स्टैब्लिश करना है, ये सारा खेल है इसके पीछे। आपको लगता है कि अभी 11 राउंड की बातचीत तो मंत्रियों ने की, तोमर साहब थे, पीयूष गोयल थे, आपको लगता है कि क्या प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के ये बातचीत का मोर्चा अब उनको खुद संभालना चाहिए? अगर नहीं संभालेंगे तो प्रधानमंत्री चले जाएंगे, ये तय है। ये आंदोलन मैंने अभी मंच से कह रहा है कि ये आंदोलनों को ये मत सोच के चलिए कि इस आंदोलन की समय होता है। आंदोलन साल 2 साल 10-10 साल चलते हैं। देश की आजादी के आंदोलन में लोगों ने सोचा होता कि इसका निष्कर्ष निकला तो लोग घर बैठ जाते, लोग चले, आंदोलन, देश आजाद हुआ। ये देश के किसानों को आजादी का आंदोलन है। दीपक जी, आज प्रधानमंत्री ने सदन में अपने भाषण में कहा कि एमएसपी को लेकर मैं गारंटी दे रहा हूं, एमएसपी कहीं नहीं जाने वाली। अगर किसानों को इसको लेकर कोई भी हल्का सा भी मन में शक शुबा है तो मैं आज ये शक शुबा सदन में खड़े होकर ये ख़त्म कर रहा हूँ। अब दिक्कत क्या है किसानों को? अब यहाँ पर अगर ये आश्वासन दे देती है सरकार, और सरकार ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी, तो अब क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत यह है कि सरकार पिछले 6 सालों से आश्वासन ही देती आई है, जमीन पर कुछ भी नहीं आया है उठ के। और जिस तरीके से उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, वो एक विज्ञापन एजेंसी जैसा काम कर रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि फलानी क्रीम लगाइए 7 दिन में गोरे हो जाइए, ढिमका तेल लगाइए आपके बाल आ जाएंगे। तो ऐसा कभी असल में होता नहीं है। ऐसे ही हमारे मोदी जी से लगातार विकास पैदा करवाने की बात मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे पड़कर लगाए, और उनके थ्रू हमें ऐसे ऐसे आश्वासन मिल रहे हैं जो कि कभी पूरे नहीं हुए। इसलिए एमएसपी को लेकर मैं ये कहूंगा कि मोदी जी ने ही कहा था और उनकी सरकार ने ही कहा था कि आपकी गैस की टंकी की सब्सिडी अब आपके खाते में आएगी, और वो गैस की टंकी की सब्सिडी आज खत्म हो चुकी, जो कि गारंटी में थी। अगर गारंटी वाली चीज खत्म हो सकती है तो अभी तो इस पे गारंटी भी नहीं दी एमएसपी के ऊपर इन्होंने। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है मोदी जी। पिछले 6 सालों से आपने जो भी आंदोलन चलाए गए हैं, जो भी आंदोलन चले हैं, आपने हर देश हित की आवाज को जात धर्म मजहब के नाम पर बांटकर उस आंदोलन को ध्वस्त कर दिया है। और देखा है लोगों ने कि आपने किस तरीके से अपने पहुंचाए हुए लोगों को उसमें घुसाया है, आंदोलन को बदनाम किया है, और आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसी चीज को कवर किया है जिस तरीके से आंदोलन बिगड़ सकता है। मोदी जी ये कह रहे हैं और उनके मंत्री भी यही कह रहे हैं, और आज उन्होंने अपने मंत्री के साथ खड़े होकर ये कहा कि मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। और नरेंद्र तोमर ने ये कहा था कि भाई बिल में काला क्या है ये किसान बता नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूं बिल में काला क्या है। पहली बात तो एक उनका मन काला है जिस तरीके से वो बिल को लाए हैं। देखिए आप बिल कैसे आया है, बिल आया है संसद में, जबकि बिल को आना था वहां पे राज्यों के अंदर विधानसभा में, वहां अध्यादेश बनाकर वहां से कानून बनना था। मतलब राज्य सरकार के अधीनस्थ था ये बिल, कृषि बिल, जो संवैधानिक तरीका होता है। लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से चोरी छुपे इस बिल को केंद्र के अंदर पारित कराया, संसद में पारित कराया, और ध्वनि मत से कराया, जो कि ध्वनि मत इतिहास के अंदर ये काला दिन लिखा गया। जिस तरीके से राज्यसभा का भी वहां पर दुष्प्रचार हुआ है। प्रोसेस की बात करें कि प्रोसेस में कुछ खामियां आप बता रहे हैं। बिल्कुल प्रोसेस। बिल के अंदर क्या काला है? बिल मैं बता देता हूं ना। बिल के अंदर देखिए, सबसे पहले काला तो यही है, गैर संवैधानिक है। ठीक है, अब वो मोदी जी को आदत पड़ चुकी है गैर संवैधानिक काम करने की, क्योंकि नोटबंदी के टाइम भी जो बैंक के हमारे गवर्नर को आके जो नोटबंदी का ऐलान करना था वो भी मोदी जी ने किया। मोदी जी को क्रेडिट लेने की बहुत आदत है, लेकिन जब आलोचनाएं होती हैं तो उसको लेने की आदत तो उनमें नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं, काला 1955 में कानून बना था जमाखोरी के खिलाफ, मतलब काला बाजारी के खिलाफ, और जो जमाखोरी करता था उसको पुलिस धर दबोच कर उससे माल निकालती थी, क्योंकि जमाखोरी होने से, काला बाजारी होने से माल के दाम बढ़ जाते हैं, और वो माल के दाम ना बढ़े उसे रोकने के लिए 1955 में कानून लाया गया था, जिसको इन्हें संशोधित करके आवश्यक वस्तुओं को निकाल दिया उसमें से। तो बताइए अब काला बाजारी बढ़ने के लिए पूरी खुली छूट दे दी है।
तो ये काला बाजारी जब बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, तो ये काला नहीं हुआ कानून, जहां पर हम लोगों को एक तरीके से जहर की पुड़िया दी जा रही है और उसको ये कहा जा रहा है ये अमृत है, चख लो। तो भाई आप जाइए, उसको दीजिए जो इसे लेना चाहे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी, हम देख चुके हैं उसके दुष्परिणाम क्या हुए हैं। और देखिए उनके क्लॉज में ये लिखा है, क्लॉज में लिखा है कि गुणवत्ता के आधार पर कंपनी इनको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो गुणवत्ता तो हर साल बिगड़ रही है, हम सब देखते आ रहे हैं अनाज की। तो गुणवत्ता बिगड़ने पर क्या होगा, कंपनी लेने से मना कर देगी और जब ये प्राइवेट मंडी बना देंगे तो सरकारी मंडी ध्वस्त हो जाएंगी। जैसे कि प्राइवेट नेटवर्क आने से BSNL ध्वस्त हो गया, प्राइवेट कंपनी आने से सरकारी कंपनियां चली जाती हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप डबल बातें ना करें, दोगलापन मोदी जी बंद कर दें और खुले मन से, भाई 1906-7 में भी यही कानून आया था, अंग्रेज लेके आए थे, जिसमें भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और उनके पिता किशन सिंह जेल गए थे। जो उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन था यही काले कानून के विरोध में, और आज ये भी यही काला कानून लेके आए हैं जो इस समय देश का दूसरा बड़ा आंदोलन बन चुका है आजादी के बाद। और मैं कहना चाहूंगा कि किसी को मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को यहां पर रोते हुए बुजुर्गों के आंसू नहीं दिखे, यहां पर उन लोगों को माताओं की चीख नहीं सुनाई दी, यहां पर बच्चों का रोना नहीं समझ आया, तो मैं यहां पर खाना तो समझ आया, तो मैं वो सब तो समझ आई। कैसा जमीर बेच दिया इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो लगातार विज्ञापन मोदी को प्रोजेक्ट करने के लिए चला रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि बुजुर्गों को आंदोलन से अब नहीं जुड़ा होना चाहिए। इससे पहले सरकार ने भी कहा था कि औरतों को भी वापस चला जाना चाहिए। परिवार में सभी लोग होते हैं और जब घर में आग लगती है, घर छीना जाता है तो सब लोग एक साथ निकल पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि 3 लोग आएंगे 4 लोग नहीं आएंगे, सब आएंगे। और बुजुर्गों का मार्गदर्शन होता है, तभी हर जंग में फतेह होती है। जोश और होश दोनों होना चाहिए। लेकिन रही बात, ये इनका एक प्रकार का, देखिए ये इनका तरकीब है, इसमें से बूढ़े निकाल दो, बच्चे निकाल दो, इसमें महिलाएं निकाल दो, बचा कौन, जवान। मतलब 4 में से 75% जनता तो वैसे ही साफ हो जाएगी, बाकी लोगों को डंडा बजाकर ये निकलवा देंगे। ये इनकी लगातार पॉलिसी रही है हर आंदोलन को खराब करने की। मैं फिर कहूंगा मोदी जी, अगर सच्ची देशभक्ति देखनी है और देश को दोबारा देखना है जो क्रांतिकारी करते थे, क्रांतिकारियों ने पूंजीवाद के खिलाफ जंग लड़ी, समाजवादी वतन चाहते थे, आज आप उसी पूंजीवाद की ओर चल पड़े हो। और अगर समाजवादी वतन देखना है तो इस आंदोलन में आओ जहां पर बिना जात धर्म मजहब के लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। सरकार तो अभी भी यही कह रही है कि पंजाब और थोड़े बहुत दूसरे प्रांतों के किसान थोड़े जुड़े हुए हैं, ये कहीं से भी ऑल इंडिया आंदोलन कतई नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है मोदी जी ने फिर आजादी का इतिहास नहीं पढ़ा, आरएसएस का एक किताबचा पढ़ा है जो अंग्रेजों ने पढ़ा दिया था उनको पता नहीं है कि आजादी के इतिहास में भी पंजाब की शहादत सबसे ज्यादा थी। और अगर पंजाब में 2%, देखिए पूरे देश में 2% सिख है, मैं तो सलूट करूंगा सिख समुदाय को। 2% सिख होने के बाद पूरे कोरोना काल में 2% सिख भाइयों ने भोजन कराया था। और हमारी भिखारी प्रधानमंत्री देश से कटोरा लेकर पैसे मांगता फिरा था, आज उसका हिसाब नहीं देता। 76 अरब वर्ल्ड बैंक से लेके आ गया, उसका हिसाब नहीं देता। लेकिन मात्र 2% सिखों ने इस देश को भोजन करा दिया और देश पूरा भुखमरी में है। तो मैं बोलूंगा अगर ये कौम थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो मुझे लगता है देश से भुखमरी भी चली जाएगी। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा और कहूंगा कि भाई ये वही कौम है जिसने देश की आजादी में लड़ी और ये कहा सुरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत और पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत, कबहू न छाड़े खेत। ये बुद्धिजीवी हमने सुना था, लेकिन ये आंदोलन जीवी भी हो गए हैं। हर आंदोलन में वो चेहरे वो दिख जाते हैं और पहुंच जाते हैं। उनकी आजीविका मान लीजिए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि पैरासाइट्स हैं एक तरह से। मैं कहूंगा मोदी जी भौतिकवाद की ओर बढ़ चुके हैं और मोदी जी ऐसे भौतिकवादी हो गए हैं कि वो बिना कॉर्पोरेट जगत के रह नहीं सकते, क्योंकि उनके जो ऐशो आराम है ना वो कॉर्पोरेट जगत चला रहा है। और वो लाल बहादुर शास्त्री जी से अपनी तुलना कर रहे हैं। देखिए जरा, लाल बहादुर शास्त्री जी जिनने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज उनने उस किसान और जवान को लड़ा दिया। इन्होंने आज क्या कहते हैं, ये देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी गरीबी में जिए, उन्होंने अपनी सैलरी तक देश के नाम कर दी। मोदी जी आपको फिर समझना होगा, भूखे पेट देशभक्ति नहीं आती और हर क्राइम का जन्म बेरोजगारी से होता है। पिछले 6 सालों में आपने रोजगार की बात की लेकिन रोजगार नहीं आया। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की, आज देश में 25 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए। आपने 15 लाख की बात की, लोग आज 50 लाख के घाटे में हैं। आप बताइए कैसी बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि तन की अवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। एक और शब्द आज उन्होंने दिया कि वैसे तो देश में FDI बहुत आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन उन्होंने कहा कि FDI के अब दूसरा मतलब भी है और वो है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी के लोग, उन्होंने कहा कि इनको पहचानना पड़ेगा, ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जो है देश का माहौल खराब कर रहे हैं।
देना चाहूंगा, इन लोगों में भौतिकवादिता बहुत भरी हुई है और आरएसएस वाले शब्दों का जाल बुनते आए हैं और शब्दों से ही देश को बदलते आए हैं। बाकी महज धरातल पर इन्होंने कभी कुछ करके नहीं दिखाया। और रही बात बाहर की, तो मोदी जी जब बाहर जाते थे और बाहर से तारीफों के पुल बनते थे तो पूरा आरएसएस और पूरे अंधभक्त शुरू हो जाते थे तारीफों के पुल बनना। मोदी जी की तारीफ हुई, मोदी जी ने झंडे गाड़ दिए। अरे मैं कहूंगा आज मोदी जी के जो डंके बजते थे आज लंका लग गई है, तो क्यों चुप बैठे हो? तो ये किसानों का भला करने नहीं आए, देश बेचने आए हैं और कॉर्पोरेट जगत के हाथ में पूरा देश गुलाम करने आए हैं। ये करके रहेंगे, लेकिन हम भी लाके रहेंगे क्रांति, क्योंकि क्रांति का मतलब होता है इंसान पे कर रहे इंसान के शोषण को रोकना। आज जो इंसान का शोषण कर रहा है हम उसको रोक के रहेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप जब मैं बोलूं तो आप उसके बाद बोलेंगे क्रांति। हम लाके रहेंगे, अब आके रहेगी।